Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं आप लोगों की समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। अब जो है हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के साथ राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं एक अन्य सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं, वो है इंडियन पॉलिटी फॉर ऑल एग्ज़ाम। इंडियन पॉलिटी महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राज व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका जो है लेक्चर नंबर 1 इंडियन पॉलिटी फॉर ऑल एग्ज़ाम, इसका लेक्चर 1 में आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस लेक्चर 1 में जो प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आपने इससे पहले की हिमाचल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको नोट्स, पीडीएफ और गाइडेंस की हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन्स टुडेज़ वीडियोस। फर्स्ट जो प्रश्न है वो है, मूलभूत अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बालक के विरुद्ध शोषण से संबंधित है? Which provision of fundamental rights is directly related to the exploitation against children? यहाँ पर आर्टिकल 17, 23, 28, 32 इनमें से कोई भी, ये प्रश्न थोड़ा गलत तरीके से पूछा गया है, कोई भी जो है आर्टिकल बालकों के शोषण के विरुद्ध या इससे संबंधित नहीं है। आर्टिकल 24 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि अगर किसी बालक को, अगर उसकी आयु 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है, अगर उसको फैक्ट्री में या उसको जो है खान में, माइन में या किसी ऐसी जगह जो है काम करवाया जाता है व्यक्ति उस बालक से जो उसकी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, जो उसके एज के अनुसार सही नहीं है, तो आर्टिकल 24 के अनुसार ये सीधे तौर पर प्रावधान किया गया है बालक के विरुद्ध जो है शोषण का। तो आर्टिकल 24 ये कहता है। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 32 में। 12 से 32 में आप कह सकते हैं, या 14 से 32 में आप जो है भारत के संविधान में देख सकते हैं। जो अधिकार है उनको बिगनिंग में भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे, जिसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था, संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। बाद में 44th एक अमेंडमेंट लाया जाता है भारत सरकार के द्वारा 1978 में, जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से निकालकर एक लीगल राइट, एक ह्यूमन राइट इसको बना दिया जाता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा जाता है, जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो इसके अलावा आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 संबंधित है अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है। ये अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की कोशिश करता है भारत में। इसके अलावा आर्टिकल 23 जो है ये मानव तस्करी से संबंधित है कि यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो उसके विरुद्ध जो है इस अनुच्छेद के तहत कार्यवाही की जाती है। अनुच्छेद 28 में जो है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी सरकारी जो शिक्षण संस्थान है। और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का आचार व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 32 जो है भारतीय संविधान का, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा जाता है। इसके तहत जो है 5 प्रकार के रिट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी गई है आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को। और आर्टिकल 226 के तहत जो है भारत के जो उच्च न्यायालय है, जैसे हिमाचल का उच्च न्यायालय शिमला में है, तो आर्टिकल 226 के तहत कोई भी नागरिक जो है
सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसके लिए जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को 5 प्रकार की रिट्स जारी की गई है। वो 5 प्रकार की रिट्स कौन सी है? सिंपल सा फार्मूला है HMPCQ, आपने याद रखना है। H से है हैवियस कॉर्पस, M से है मैंडामस, P से है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, C से है सर्टियोरी और Q से है क्यू वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रिट्स आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है, जिसके तहत नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी? इसे निर्दिष्ट करने की आधिकारिता निम्न में से किसमें निहित है? द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई एज टू विच कास्ट shall be deemed to be scheduled caste rest with which of the following। तो ये पावर जिसके पास रेस्ट करती है, ये पावर रेस्ट करती है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति जो है ये उसके पास ये अधिकार क्षेत्र है कि कौन सी जाति जो है अनुसूचित जाति मानी जाएगी या नहीं, लेकिन इसका प्रावधान जो है पहले जो है संसद के द्वारा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन संघ मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? द राइट आंसर इज डी, 91st अमेंडमेंट जो आया था, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री। तो केंद्र जो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये पूछा गया है, रिस्ट्रिक्ट करता है यूनियन मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये है 91st अमेंडमेंट जो आया था 2003 में, और इसके तहत ये प्रावधान किया गया था। इसके तहत जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 75(1) जो है उसमें एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो अनुच्छेद था 1A। इस 1A अनुच्छेद के तहत कहा गया था कि मंत्रिमंडल का जो आकार है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसका आकार जो है सीएम को मिलाकर, सीएम और अन्य जो है मंत्रियों को मिलाकर, जो अन्य मंत्रियों से बनती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद स्टेट मंत्री और जो है डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, सीएम के साथ जो है मंत्री को मिलाकर जो इनका आकार है वो जो है संसद के इस आकार के, संसद के सदस्यों का कुल 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 91st जो अमेंडमेंट लाया गया, 91वां जो संवैधानिक संशोधन लाया गया, उसके तहत ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद के साथ जो है क्या होगा, मंत्रिपरिषद सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इस संवैधानिक संशोधन में ये क्लियर कर दिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया है, ये आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान किया गया है, कैग का प्रावधान किया गया है। तो इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको पद से हटाया जाता है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है हटाया जाता है इम्पीचमेंट के द्वारा, उसी तरीके से इनको भी पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है? Which one of the following will must be passed by the each house of the Indian Parliament separately by special majority? The right answer is कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यदि संविधान में संशोधन करना है तो इस प्रकार का बिल जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद के जो 2 सदन है, ईच हाउस मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पृथक जो है विशेष बहुमत से भारतीय संविधान में अगर संशोधन करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया जाता है, तभी जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए जिस जो है संवैधानिक अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है वो है आर्टिकल 368, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय किया जाता है। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड बाय। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाए, यदि व्यक्ति को ये लगता है कि वो व्यक्ति जीता हुआ था लेकिन दूसरे व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया गया, ठीक है, और इनका जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, और इनका चुनाव जो है होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इनके लिए जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सारे की सारी जो है व्यवस्थाएं की जाती है राष्ट्रपति के चुनाव की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आपने याद रखना है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि यदि विवाद उत्पन्न हो जाए इनके चुनाव से संबंधी तो वो उसका निर्णय कौन करता है? उसके निर्णय का अधिकार भारत की सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संदर्भ में क्या हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उसका जो निराकरण है वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी इज, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? विच वन ऑफ इज फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? आपके पास जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, और उसके बाद आपके पास जो है दिया गया है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये भी एक समानता का अधिकार है भारतीय संविधान में। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। जब भारतीय संविधान बना था, भारतीय संविधान के समय मौलिक अधिकारों का जो एक वर्णन किया गया था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है 7th ये मौलिक अधिकार था भारतीय नागरिकों को, और आर्टिकल 31 और आर्टिकल 91F के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी का प्रावधान भारत के नागरिकों को किया गया था। लेकिन बाद में स्वतंत्रता के बाद जब इमरजेंसी होती है 1975 में, उसके बाद 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। उसके तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है एक लीगल राइट बनाया जाता है, इसको एक कानूनी राइट, इसको ह्यूमन राइट बनाया जाता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद जोड़ा जाता है आर्टिकल 300A, जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट भारत में बना दिया गया है। 1978 में ऐसा किया गया था। तो जो यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यहाँ पर फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू रह सकते हैं? ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन फोर्स फॉर। भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 123 के तहत। अध्यादेश होता क्या है? जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं होती है, अर्थात कई बार क्या होता है कि किसी पिछली सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है और नई लोकसभा के लिए अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो इट मीन्स उस समय लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं हो सकता है। अगर उस समय किसी आवश्यक कानून की जरूरत पड़ती है तो भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है कि जो जरूरी कानून है वो जो है अध्यादेश के द्वारा पारित कर सकते हैं। और ऐसे जो कानून है, ऐसे जो अध्यादेश है वो तब तक लागू रहेंगे, ये जो है 6 मंथ 6 वीक के लिए जो है लागू रहेंगे। अगर उस दौरान नई सरकार जो है सत्ता में आती है और जो है तब ये जो है उनके द्वारा जो है 123 के तहत जो कानून बनाया गया है वो रिवोक हो जाता है। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति तभी जो है क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा जब जो है क्या नहीं है, जब संसद के सेशन नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल डैश डैश के मित्र और मार्गदर्शक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फ्रेंड और गाइड है
किसके हैं? ये गाइड है लोक लेखा समिति के, पब्लिक अकाउंट कमेटी के। इनको जो है फ्रेंड और फिलोसफर माना जाता है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया है आर्टिकल 148 के तहत, इनको जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसकी स्थापना 1921 में 1919 के एक्ट के तहत 1921 में की गई थी, इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या 15 + 7 है। 15 लोकसभा से और जो है 7 राज्यसभा से इस समिति में सदस्य है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो फ्रेंड और फिलोसफर और गाइड माना जाता है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम जो है डाइट है, आपने याद रखना है। इसी प्रकार से विश्व की विभिन्न संसदों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संसद का क्या नाम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बहुत सिंपल प्रश्न है। जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति एकमात्र एक ऐसा पद है जिसको राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन मिलता है, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति के नाते उसको वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो आपने याद रखना है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत में एकमात्र एक ऐसा पद है जिसको राज्यसभा के सभापति होने के नाते, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने के नाते वेतन और भत्ते मिलते हैं, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति। और भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग तब करते हैं यदि भारत के राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु के कारण खाली हो जाए, या वो लंबी बीमारी से अस्वस्थ चल रहे हो, या वो लंबी विदेश यात्रा पे चले गए हों। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? राइट आंसर इज 1958। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला जो है पहला ऐसा राज्य था, ऐसा जिला था भारत में जिसने पंचायती राज प्रणाली को शुरू किया था। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश भी दूसरा राज्य था। तो 1959 में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया था। ये आपने याद रखना है। लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं कि संवैधानिक मान्यता इनको कब मिली? तो जब बाद में जो है संवैधानिक संशोधन आते हैं 1992 और 3 में, तो फिर जो है इनको और एक्सटेंड किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति डैश डैश से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम। यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। पहला पूछा गया है डेट ऑफ हिज इलेक्शन, डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ नोटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, डी नन ऑफ। यहाँ पर डी आंसर होगा नन ऑफ दीज। भारत का जो राष्ट्रपति है उस दिन से 5 साल की अवधि के लिए अपने पद पर रहता है जिस दिन वो अपने ऑफिस को, जिस दिन वो अपने ऑफिस का चार्ज ले लेता है, जिस दिन वो ऑफिस को एज्यूम करते हैं, जिस दिन वो ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, उस दिन से उनकी अवधि काउंट होती है, ना कि डेट ऑफ इलेक्शन से, ना कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन से, ना कि डेट स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपने याद रखना है कब? जिस दिन वो अपना चार्ज एज्यूम करते हैं उस दिन से भारत के राष्ट्रपति को 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। लेकिन 5 साल से पहले भी भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध या संविधान की जो है धारणाओं, संविधान की परंपराओं, संविधान के अनुच्छेद, संविधान की परंपराओं के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा काम करता है जो संविधान के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है, तो भारत की जो संसद है, भारत की संसद में लोकसभा या राज्यसभा, किसी के पास भी ये पावर है कि वो राज्य का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, उसके विरुद्ध जो है महाभियोग का प्रस्ताव लेकर, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेकर आएंगे। अगर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा पहले आती है तो विशिष्ट बहुमत से पास होकर राज्यसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा ने भी विशिष्ट बहुमत से पास कर लिया तो जो है भारत के राष्ट्रपति को दोषी माना जाएगा। और ऐसी सूचना, महाभियोग लगाने की सूचना भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। तब तक जो है आप जो है कोई भी और प्रावधान नहीं कर सकते। अगर उनके विरुद्ध दोष साबित होता है तो भारत का राष्ट्रपति महाभियोग के तहत जो है राष्ट्रपति नहीं रहेगा, फिर वो एक आम नागरिक बनेगा। और जब वो आम नागरिक बनेगा तो तब उसको पुलिस या जो है आर्मी उसको पकड़ सकती है, उसको जेल में ले सकती है। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, जब भारत का राष्ट्रपति
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर है तो ना तो भारत की आर्मी ना तो पुलिस भारत के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकती है। जब उसके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलेगा तब वो अपने पद से हटेगा, तब वो साधारण नागरिक बन जाएगा, उसके बाद जो है उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। सर्वोच्च सेनापति, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आपके पास इंडियन आर्मी हो, चाहे वो आपके पास एयरफोर्स हो, तीनों का यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है और देश का जो शासन है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, तो मंत्री जो है व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह परामर्श से, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से भारत का प्रेसिडेंट मंत्रियों को शपथ दिलाता है। तो मंत्री जो है व्यक्तिगत तौर पर भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्री जो है सामूहिक तौर पर ये जो है सामूहिक तौर पर कलेक्टिव तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो कलेक्टिव तौर पर जो मंत्री है और मंत्री परिषद है वो सामूहिक तौर पर हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं कॉलेक्टिवली। आपने ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, व्हाई? द राइट आंसर इज बी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जाता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर वो संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन लाएगी, लेकिन उनके लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी प्रोसेस सेम रहता है जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो जिस प्रकार से जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हटाए जाते हैं उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस को भी उनके पद से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध या इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग, तो 7th शेड्यूल में जिस चीज़ का प्रावधान किया गया है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए जो पावर डिवाइड की गई है, शक्तियों का जो विभाजन किया गया है यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में, संघ राज्य और समवर्ती सूची में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो जो है 7th शेड्यूल में किया गया है। तो यूनियन लिस्ट में जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। लेकिन यदि जो है स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट लिस्ट में कोई ऐसा विषय है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, अगर वो उसका एक ऐसा प्रस्ताव पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे, पार्लियामेंट को भेज दे, तो जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है। और यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स रहते हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी है, आपके पास माइनिंग है, गोल्ड माइंस है, ये सारे के सारे, करेंसी है, ये सारे के सारे आपके पास यूनियन लिस्ट में रहते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें ऐसे विषय हैं जैसे जो है इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्यों में डिस्प्यूट हो जाए किसी कानून को लेकर तो सेंटर का कानून इसमें फाइनल माना जाता है। और स्टेट लिस्ट से 5 ऐसे विषय हैं जो निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे, जिसमें जो है संशोधन करके, जिसमें एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड कंजर्वेशन है, वेट एंड मेजर है। इसके अलावा 2 और भी सब्जेक्ट है जिनको स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट का जो ये पैटर्न है ये हमने उठाया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि भारतीय संविधान को मिक्स्ड बैग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिश्रित देशों का मिश्रित संविधान इसको कहा जाता है। जिस भी देश के संविधान में हमें जो जो अच्छी विशेषताएं लगी उन्हें हमने भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार जो है अडॉप्ट किया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से
से अडॉप्ट किया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? व्हाट इज इंटरमीडिएट टियर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज सिस्टम 3 स्तरीय ढांचा है, जिसमें सबसे ऊपर जो है रहता है हमारे पास ग्राम पंचायत, जिसमें मिडिल स्तर पर हमारे पास रहता है पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर हमारे पास रहता है जिला परिषद। तो प्रश्न पूछा गया है कि मध्यवर्ती स्तर पर कौन सा ढांचा है, या मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती स्तर को पंचायत समिति कहते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर स्थापित की जाती है, और ग्राम पंचायत जो है गांव स्तर पर स्थापित की जाती है, और जिला परिषद जो है जिला स्तर पर होती है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 अनुच्छेद 14 से 32 में नागरिकों को 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट? उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है आपके पास, उसमें है आपके पास EFERC और R, ये आपने याद रखना है। EFERC। E से है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ये है आपके पास 14 से 18 में आपके पास राइट टू इक्वालिटी है। F से है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास 19 से 22 में है। आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई है, सिविल लिबर्टी दी गई है 6 प्रकार की, जिसमें घूमने की स्वतंत्रता है, जो है बहुत सारी स्वतंत्रताएं। और तीसरा जो E है, इसमें है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, 19 से 22। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो है ये आपके पास आता है 23 से 24। और फिर जो है आपके पास राइट इक्वालिटी, फ्रीडम और एक्सप्लॉयटेशन। फिर जो है राइट टू रिलीजन है, ये आता है आपके पास 25 से 28 में, कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार 25 से 28 में। फिर जो है आपके पास कल्चरल, शैक्षणिक अधिकार आता है आपके पास 29 और 30 में। और 32 में, आर्टिकल 32 में आता है राइट टू रेमेडीज, जो 5 प्रकार के आपको जो है रिट्स जारी किए गए हैं। तो मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनसे जो है पार्ट 3 जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये भाग 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 में वर्णन किया गया है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये भाग 4A आर्टिकल 51A में 10 प्रकार की जो है फंडामेंटल ड्यूटियां ओरिजिनली थी, लेकिन बाद में एक और संवैधानिक संशोधन किया जाता है, जिसमें जो है 10 से अब वर्तमान समय में नागरिकों की जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 कर दिए गए हैं। ये आपने याद रखना है। और सिटीजन का कॉन्सेप्ट जो है ये आता है आपके पास, आई एम नॉट श्योर, शायद 6 से 11 में, यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभावशील रहता है? ए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, द राइट आंसर इज डी, 6 महीने 6 वीक के लिए बिगिनिंग में ये रहता है। जब राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है, जब जो है संसद के सेशन ना चल रहे हो, तो उस समय राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो जो है अगर राष्ट्रीय महत्व का कानून है उसको पारित करने के लिए वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन कहलाता है? हु इज कॉल्ड गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? पब्लिक पर्स का जो गार्डियन कहलाता है, द राइट आंसर इज बी, कंट्रोलर ऑडिटर एवं जनरल को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो आर्टिकल 148 में है, ये कहलाता है पब्लिक पर्स का अभिभावक और गार्डियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है? द स्पीकर ऑफ वोट, द स्पीकर वोट इन लोकसभा कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है कास्टिंग मत, कास्टिंग मत। वैसे जब संसद
संसद में जब कोई कानून पास हो रहा हो और उस कानून को पास करने के संबंध में जब मत डाले जाते हैं, जब वोट डाले जाते हैं, अगर दोनों सदनों के या सदन में उपस्थित सदस्यों के जो मत है वो दोनों साइड जो है पक्ष में भी इक्वल हो जाए और ऑपोजिट में भी इक्वल हो जाए, तो उस अवस्था में वैसे तो जो लोकसभा का स्पीकर है उसको मत डालने का अधिकार नहीं होता संसद की प्रोसीडिंग में, लेकिन अगर कोई ऐसा बिल है जिसके संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा पक्ष के सदस्यों का और विपक्ष के सदस्यों के जो मत है वो इक्वल हो जाए, जैसे 5-5 हो जाए, तो उस मत के संदर्भ में अंतिम मत देने का जो अधिकार है वो लोकसभा के स्पीकर का होता है। जिस पक्ष में उसने अंतिम मत दे दिया तो वो बिल फिर जो है पास माना जाता है। तो उस मत को क्या कहा जाता है? उस मत को कास्टिंग वोट का नाम दिया जाता है, जो लोकसभा के स्पीकर द्वारा वोट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन एक संसदीय समिति नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी? द राइट आंसर इज डी। जो अनुदान मांग समिति है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, ये पार्लियामेंट्री समिति है, ये एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है। उसके अलावा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी एक फाइनेंशियल कमेटी है, और कमेटी ऑन एस्टिमेट, ये भी फाइनेंशियल जो है, इनको परमानेंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटीज़ का नाम दिया जाता है। और इनमें से ये सारी की सारी कमेटी जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, संविधान की व्याख्या का अंतिम प्राधिकारी कौन है? हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सीधा सीधा आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारत की न्यायपालिका का गार्डियन कहा जाता है, इसका संरक्षक कहा जाता है। यदि किसी कानून के संदर्भ में विवाद उत्पन्न हो जाए, उसकी व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हो जाए, तो उसकी व्याख्या का जो अंतिम अधिकार है, उसकी व्याख्या का जो अंतिम राइट है, वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के पास है। भारत का सुप्रीम कोर्ट ही उसकी अंतिम व्याख्या करता है। तो उसका अंतिम जो प्राधिकारी है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये आपने याद रखना है। इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में जो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा, भारत में जो सीएम है, किसी भी स्टेट का जो सीएम है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार या अपनी जो है इच्छा के अनुसार वो किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि जिस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस है, जैसे जो है हिमाचल में लोअर हाउस है विधानसभा, विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो, जिसने विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया हो, तो बहुमत प्राप्त जो दल है उसका जो लीडर है, उसका जो नेता है, उसको ही चीफ मिनिस्टर जो है, उसको ही गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाएगा। उसको ही जो है गवर्नर क्या करेगा, उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएगा। और ये जो है इसका राइट आंसर है, राज्यपाल जो है किसको, राज्यपाल चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, उसको अपॉइंट करता है। और फिर जो है जब मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है तो मुख्यमंत्री अपने जो है कैबिनेट मिनिस्टर की एक लिस्ट जो है सौंपता है, और उनको जो है फिर आगे शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? व्हेन वाज द पार्लियामेंट राज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ये है 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती को भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संस्थापक भी माना जाता है। वैसे तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट लॉर्ड जो है रिपन के टाइम से, मैकॉले के टाइम से, लेकिन क्योंकि अगर आप राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को देखेंगे तो उसमें जो गांधीवादी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है उसमें वो कहते हैं कि गांव जो है शक्ति के केंद्र होंगे, गांव में जो है पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए गांधी जी की याद में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान सरकार ने जो है पंचायती राज व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
What is the minimum age prescribed in India for the citizen to cast their vote? भारत में नागरिकों के लिए मताधिकार की अल्पतम आयु क्या है? तो वर्तमान समय में जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की है और उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में है, जिस भी एरिया में वो रहता है उस एरिया की विधानसभा जो है, जो मतदाता सूची है वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसके पास निर्वाचन पत्र है, तो वो जो है 18 वर्ष की आयु में जो है क्या कर सकता है, अपना मत दे सकता है। पहले जो है भारत में 21 वर्ष थी, जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय जो है 21 वर्ष थी, बाद में इसको संवैधानिक संशोधन के तहत 18 वर्ष कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में आप 18 वर्ष की आयु में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए आप अपना मत कास्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर, भारतीय राजनीति में सबसे सर्वोच्च कौन है? इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम? तो सबसे सुप्रीम है भारत का संविधान। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं, संविधान के अंदर ही सब कुछ है। भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च है। भारत का संविधान जो है भारत के पार्लियामेंट की व्यवस्था करता है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करता है, रिलीजन की जो है राइट टू रिलीजन इसमें दिया गया है। तो भारतीय संविधान जो है, संविधान क्या होता है? संविधान उन रिटन एवं अनरिटन नियमों का समूह है, लिखित एवं अलिखित नियमों का समूह है, जिनके आधार पर किसी देश की सरकार जो है, किसी देश का प्रशासनिक ढांचा चलता है। अर्थात उस देश की जो राजनीतिक प्रणालियां हैं, प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इन सब का वर्णन भारतीय संविधान में दिया गया है। राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, ये भारतीय संविधान में दिया गया है। इसलिए भारतीय संविधान सर्वोच्च है, इसके अनुसार ही देश का प्रशासनिक ढांचा चलता है। Thank you everyone.